नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के डिस्कशन में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आज के डिस्कशन में हमारे कल के टॉपिक भी शामिल है, क्योंकि कल हम कुछ कारणों से कल का हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे। इसलिए हम आज आज के डिस्कशन में कल के टॉपिक को शामिल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक ये है, पुराना किला न्यूज में है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रीओपन करने का काम स्टार्ट किया है, ताकि इसकी फिर से खुदाई हो सके, इसके ट्रेंच की फिर से खुदाई हो सके, और हम जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं। और ये बात एक कही जा रही है कि जो इंद्रप्रस्थ में हमको ये देखने को मिलता है, और इंद्रप्रस्थ में पांडवों की राजधानी हमको देखने को मिलती है। पुराणों में और शास्त्रों में हमको ऐसा कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी रही। ठीक है। और ये एंसेंट सेटलमेंट हमको इंद्रप्रस्थ में देखने को मिला, किसका? पांडवा का एक कैपिटल था, जो कि महाभारत से संबंधित था। तो आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है, हम इसका फिर से क्या करेंगे, इसकी खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद हमको ऐसा अनुमान है कि जो एंसेंट सेटलमेंट है ये 25,000 साल पुराना है। हैबिटेशंस हमको देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ क्या है, इसमें महाभारत के साक्ष्य हमको देखने को मिल सकते हैं, और कुछ हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण रहस्यमयी घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इसका पुनः क्या करेंगे, एजुकेशन करेंगे। ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। महाभारत से संबंधित हम सब परिचित हैं, सनातन धर्म वाले लोग सबसे ज्यादा परिचित हैं, और बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं महाभारत से संबंधित। दूसरी बात, पहले इसमें एग्जीक्यूशन किया गया अर्लियर, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली। 900 बीसी के आसपास, 900 बीसी के आसपास हमको पेंटेड गिरे बेयर देखने को मिले। एथन पॉटरी देखने को मिली, जो कि मौर्य और सुंगा डायनेस्टी से संबंधित थी। कुशाना, गुप्ता, राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड से संबंधित हमको देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। इनके कारण हमको पहले जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितने भी यहाँ पे खुदाई की है, ट्रंच को हटाया है, तो वहाँ पे इन हमको डायनेस्टी से हमको मेन महत्वपूर्ण चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पुराना किला। तो पुराना किला आपको साउथ ईस्टर्न की न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। पुराना किला को आपको 16वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। सेकंड मुगल एम्पायर हुमायूं के द्वारा इसको बिल्ड किया गया। और एंसेंट सेटलमेंट इंद्रप्रस्थ में, जैसे हमने बताया कि 25,000 के साल अब इसमें हैबिटेशन कंटिन्यूस में हमको देखने को मिलता है, जैसा कि अर्लियर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एजुकेशन में हमको देखने को मिला। इसको इंद्रप्रस्थ को हिस्टोरियन जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनके द्वारा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, और इन्हीं के द्वारा आप इसको ध्यान रखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। और ये फर्स्ट क्या थे, डायरेक्टर थे ब्रिटिश काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक बड़ा दरवाजा देखने को मिलेगा, और एक हुमायूं गेट आपको देखने को मिलेगा, तलाकी गेट आपको देखने को मिलेगा। इसको कभी कभी फोर विडन गेट भी हम कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किला ए कूना मॉस्को और सर मंडल आपको शेर शाह से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ये शेर शाह के द्वारा बिल्ड करवाया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब आगे ये देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या इसमें खुदाई करता है, क्या इनकी ट्रेंचों को उठाता है। और ट्रेंचों को जितना अधिक हम इनमें जितना हम एग्जीक्यूशन करेंगे, उससे अधिक से अधिक हमें उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ से संबंधित कुछ साक्ष्य हमारे प्रूफ हमारे हाथ लग जाए, और हमारी कहानी कुछ इस तरह से बन जाए। ठीक है। तो पांडवों के बारे में जान सकें। ठीक है, कि इनका कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे काम करते थे, इनकी आर्ट एंड कल्चर क्या थी, इनका राज दरबारी क्या था। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे सिकल्स देखने को मिले, पेरस देखने को मिले, टेराकोटा टॉय देखने को मिले, कैलेंडवंट वृक्ष देखने को मिले, ब्रेड्स देखने को मिले, टेराकोटा फिंगरिंग्स देखने को मिली, सील्स देखने को मिली। ठीक है। ये हमने बता ही दिया कि इसको मुगल एम्पायर हुमायूं के द्वारा
बनवाया गया और शेरशाह दूरी के द्वारा बनवाया गया, जो कि पहले दीन पनाह के नाम से न्यू सिटी के रूप में आपको देखने को मिलता था 16वीं सेंचुरी में। उसका एक क्या था, एक पार्ट था। ठीक है, और इसके कुछ सोर्स मिले हैं आईने अकबरी, जो कि अवल फजल के द्वारा बनाया गया 16वीं सेंचुरी में। इसमें साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ के कुछ मेंशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि पांडवा की ये कैपिटल थी। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन करेंगे और बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो हमारे सामने कुछ नई कहानियां आ सकती हैं, इस बात को हम देखेंगे। ठीक है, अदर फीचर्स जैसे हमने पढ़ा, किला ई कूना जो मॉस्को है वो आपको शेरशाह दूरी के द्वारा बनवाया गया, जो कि लोदी और मुगल साम्राज्य से आपको आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। शेर मंडल आपको शेरशाह के द्वारा बनवाया गया, जिसको आपको व्हाइट और ब्लैक मार्बल से आपको इनले आपको देखने को मिलेगा। और जब हुमायूं लाइब्रेरी से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसको एक लाइब्रेरी में, मतलब कि लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात, अदर आपको वॉयली देखने को मिलेगी, जो कि वाटर सप्लाई को मैनेजमेंट करते थे। तो इस शब्द को आप याद रखेंगे, ये शब्द आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे वाटर सप्लाई से संबंधित है। ठीक है, हमास देखने को मिले, जो कि बाथ हाउस उस टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी, और रिवर यमुना से संबंधित ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी, हमने पढ़ी। अब आगे की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, हमने फिर से जीत हासिल की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ISIL और अल कायदा सेंशन कमेटी, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, इन्होंने क्या किया है, लश्कर ए तायबा मक्की को सेंशन लिस्ट में शामिल करा दिया है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको सेंशन लिस्ट में शामिल हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन सेंशन कमेटी क्या है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्गन है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी डिसीजन होते हैं उसके सपोर्ट हैं, उसके इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं और वेरियस से मेजर लेने का काम करते हैं। अल कायदा सेंशन कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 1999, 1989 2011 और 2253 2015 के तहत, मतलब कि आप रेजोल्यूशन याद रखेंगे 1267 और 1989 और 2253। ठीक है, तो इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन सेंशन कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। जितने भी आपको टेररिस्ट देखने को मिलेंगे, ऐसे कोई संगठन आपको देखने को मिलेंगे, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियां आपको इम्पैक्ट पड़ता आपको देखता मिले। तो इनकी जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी होती है वो कम लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, हमने पढ़ा। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, आपको इसको 15 मेंबर देखने को मिलेंगे। ये वाले मेंबर नॉन परमानेंट हैं, ये वाले मेंबर परमानेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया, यूएसए देखने को मिलेगा। और भारत और अन्य मेंबरों के द्वारा मांग की जाती है कि इसको रिफॉर्म की आवश्यकता है। 1949 में, माने कि 1900 के आसपास, 1945-49 के मध्य इसका गठन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लेकिन अभी 2023 चल रही है, तो इसमें बहुत सारी जनसंख्याएं बढ़ गई हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं। तो उसके अनुसार इसको गठन करना चाहिए, इसको री ऑर्गेनाइज करना चाहिए और लोगों का इसमें रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी बात, एक थर्ड मीटिंग हुई है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर एक कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि आपको कैन नदी इधर देखने को मिलेगी, तो कैन नदी के द्वारा एक कैनाल के माध्यम से पानी बेतवा रिवर में लाया जाएगा। क्योंकि जो ये वाला जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पे पानी की कमी के कारण यहाँ का डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता। तो इसके पानी की पूर्ति करने के लिए, सप्लाई करने के लिए कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यहाँ के लिए लाया गया और एमपी की गवर्नमेंट और यूपी की गवर्नमेंट इस पर राजी हुई और एमपी और यूपी के कुछ जिलों में आपको इसके द्वारा सिंचाई का पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा और अदर जो एक्टिविटी हैं उसके लिए वाटर सप्लाई हो सकेगी। तो इसके माध्यम से यहाँ पे वाटर
दो रिवर को आपस में लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी मीटिंग अभी हुई है। मीटिंग इस बेस पे हुई है कि अगर हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसके हैबिटेट में जो भी मतलब की स्पीसीज रहती हैं, वाइल्ड लाइफ रहती हैं, तो इनको हमें खतरा देखने को मिलेगा। तो इनको रिहेबिलिट हमको यहाँ से करना पड़ेगा। तो इनकी फ्लैगशिप स्पीसीज हैं, टाइगर्स हैं, बल्चर्स हैं और घड़ियाल हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, दूर सी जगह हमको इनको लाना पड़ेगा। तो इस बात पे मीटिंग हुई है। तो हमने बेसिक समझा और क्यों चर्चा में था तो हमने इस बात को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चर्चा में है। जैसा कि हमने पढ़ा, हमने लगातार कुछ घटनाओं में देखा कि चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिला, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और उनको पैसे देने से कोई नहीं दे रहा था। आईएमएफ ने कहा था कि अगर भारत बैकिंग देता है तो हम उनको पैसे दे सकते हैं। तो भारत ने उनको बैकिंग दिया है कि ताकि वो 2.9 बिलियन डॉलर का आईएमएफ से लोन ले सकें और अपनी इकोनॉमी को अपनी ट्रैक पे ला सकें, रिकवरी की दिशा में काम कर सकें। ठीक है, चाइना में क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि कुछ इंटरनल फैक्टर भी थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी थे। इंटरनल उसकी कुछ पॉलिसियां थी वहां की, और एक्सटर्नल की बात करें तो चाइना की नीतियां थी, उनकी कुछ फॉरेन पॉलिसीज थी। उसके कारण हमको वहां पे इकोनॉमी का शॉक देखने को मिला और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हमको देखने को मिली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। 190 इसके मेंबर देखने को मिलेंगे और इसमें 150 का स्टाफ देखने को आपको मिलेगा। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। प्रश्न केवल ये आया था कि रैपिड फाइनेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन था आईएमएफ। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होता तो यहां से आप उसका आंसर इजीली दे पाते। ठीक है, तो पहला इनका जो फंड देते हैं, जो लोन देते हैं, इनका जो पहला जो तरीका रहता है जनरल रिसोर्स अकाउंट। इस जनरल रिसोर्स अकाउंट में कोई कंसेशन नहीं करते हैं। मार्केट बेस्ड जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके अनुसार देशों को लोन देते हैं ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला सके। दूसरा होता है कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें क्या होता है, जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देते हैं ताकि वो अपनी पॉवर्टी, ग्रोथ ट्रस्ट और जो लो इनकम कंट्री है उनको अपनी बेटर स्थिति में ला सके, और उनको जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन इनके माध्यम से मिलता है। रिजिलियंस स्टेबिलिटी ट्रस्ट लो इनकम एंड वनरेबल मिडिल इनकम जो कंट्री है उनको दिया जाता है। अब इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्टैंड बाई अरेंजमेंट होता है, या शॉर्ट टू मीडियम टर्म का लोन देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का के माध्यम से, ताकि उनको कोई फॉल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में ताकि उनको वो पूरा कर सकें। और इसका जो रिपेमेंट टर्म होता है 3/4 से 5 साल तक, 5 ईयर तक का आपको देखने को मिलता है। दूसरी फैसिलिटी है इनका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जब इनको लॉन्ग टर्म का लोन दिया जाता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिफिकल्टी में होता है, तब इसके माध्यम से लोन दिया जाता है और इसे 4.5 से 10 साल तक का रिपेमेंट टर्म होता है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन होती है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल शॉक होता है, पोटेंशियल होता है, बीओपी इश्यूज होते हैं, उसके माध्यम से ये लोन देते हैं। और प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, इसके माध्यम से लोन देते हैं, 5 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो इस आधार पे उसके माध्यम से लोन देते हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट याद रखना है, क्योंकि यहां से ही प्रश्न आता है। ये आपको इसके बेसिक डिटेल में नहीं जाना है जैसे इस बार आया था। तो आपको ये इसलिए बेसिक याद रखना है कि रैपिड फाइनेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट और प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट लाइन, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाई अरेंजमेंट की किसकी फैसिलिटी है, तो आप बता देंगे आईएमएफ की फैसिलिटी है। और इसमें किसके माध्यम से आप थोड़ा पढ़ लेंगे कि शॉर्ट टू मीडियम के माध्यम से लोन दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के माध्यम से लोन दिया जाता है। तो सारी बातें आपको यहां से पढ़नी है। दूसरी बात, एसडीआर इनकी एक मुद्रा की तरह काम करती है लेकिन करेंसी नहीं रहती है।
जब फाइनेंशियल शॉक आया था, इकोनॉमी रिसेशन में थी, तो इनके द्वारा इस प्रकार की स्पेशल ड्राइंग राइट्स चालू किए गए थे। इसमें भारत ने भी इनको परचेज किया हुआ है, और भारत का जो रिजर्व रहता है उसमें भी इसको रखा जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको डॉलर देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको युआन देखने को मिलेगा। तो सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो इनका सीक्वेंस आप याद रखेंगे कि किस सीक्वेंस में किसको सबसे अधिक है और सबसे कम किसको दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात, पुणे में आपको जेंट मीट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। तो इसके माध्यम से एक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, और जो कि मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, जीएमआरटी से डिटेक्ट करके इनने डाटा लिया है, रेडियो सिग्नल इनने प्राप्त किया है, और कहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन की डिस्टेंस यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्टेंस जो गैलेक्सी से रहती है, जो कि z बराबर 1.29 के आसपास है, उनने एटॉमिक हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया है। तो इस आधार पे इनने किया है। दूसरी बात, सिग्नल वेवलेंथ चेंज के माध्यम से होता है कि रेड शिफ्ट हो रहा है, और जो हमारा स्पेस रहता है उसका एक्सपेंशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके कारण ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो एटॉमिक हाइड्रोजन रहता है, जो कि बेसिक फ्यूल रहता है हमारा स्टार फॉर्मेशंस का, और इन्हीं के माध्यम से हमारा जो गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है, और इसी के कारण हमारा गैलेक्सी का निर्माण होता है, और हमारा वही यूनिवर्स का कारण बनता है। ठीक है, तो आप ये जीएमआरटी जो टेलीस्कोप है उसको याद रखेंगे, ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1994 को किया गया था, ताकि हम जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकें, और हमारी जो यूनिवर्स से संबंधित स्टडी है उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, अभी क्या हो रहा है, कल के इससे पहले के डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट दावोस में हो रही है। एक पीपी मॉडल पे आधारित पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू और जितने भी सोशल इशू रहते हैं उसको टैकल करने का काम करता है, और देशों को क्या करते हैं, वो सजेशंस देते हैं। तो इसकी समिट दावोस में, इसको एस्टेब्लिश 1971 में एस्टेब्लिश किया गया। इन्होंने कहा कि गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि $3 ट्रिलियन का है, और उन्होंने कहा कि हम 2050 तक बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि हम नेट जीरो इमिशन की दिशा में काम कर सकें। मतलब कि जितना हम कार्बन इमिट करते हैं उतना ही हम उसका क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके माध्यम से क्या होगा, ये फंड क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप पे काम करेगा। 45 पार्टनर अकॉर्डिंग टू जो इंडिया की एससीएल टेक्नोलॉजी कंपनी है वो भी इसमें शामिल है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा ताकि हम इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकें। एक और इनका इनिशिएटिव है फायर एल्ड इनिशिएटिव, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है 2022 में। अभी भी इसका यूज है कि जितना भी हमारा वाइल्ड फायर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिला, और लगातार गर्मियों के दिनों में हमको, समर के दिनों में कई अन्य जगहों पे फॉरेस्ट में हमको फायर देखने को मिलता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम इसको टैकल कर सकें, और इसकी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टाइम पे डिटेक्ट कर सकें, और उसके हम मेजर मिटिगेशन करने की दिशा में काम कर सकें। ठीक है, तो इसको बस 2 प्रोग्राम याद रखेंगे। दूसरा, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको आसार बोलते हैं, 2022 में एनजीओ है मुंबई बेस्ड प्रथम ने इसको लॉन्च किया है। तो एसर क्या है, इसको सबसे पहले 2005 में एनुअल रूप से इसको जारी किया जाता है। सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है, और इसमें चिल्ड्रन, रूरल जो हमारा इंडिया है उसके माध्यम से, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो या फिर घर पर ही लर्निंग कर रहे हो, उनको शामिल किया जाता है। जबकि जो सरकार के द्वारा एक सर्वे किया जाता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है। जबकि जो एसर सर्वे है वो ग्राउंड लेवल पे इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ गए।
2022 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो इन्होंने कुछ आंकड़े पब्लिश किए। ये कहा कि जो हमारा 5 में से जो 2 किड्स हैं वो ट्यूशंस पे ज़्यादा डिपेंडेंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा प्राइवेट ट्यूशंस अधिक बढ़ रहा है, जब हमारी पेंडेमिक आई, कोरोना आया, तो उसके कारण मंथ ऑफ जो बिग शट्स हमको देखने को मिला, जो ट्यूशंस कल्चर बढ़ा। और 2018 से लेकर 2026 तक, 2018 में 28.6% था, वो 2021 में आपको 39.32% देखने को मिला, जो कि ट्यूशंस पर बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो अधिक बढ़ रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, 3 में से 1 बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो रूरल एरिया में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो कैसे पढ़ पाएगा। तो इसके माध्यम से हमको देखने को मिलता है कि डिजिटल डिवाइडेंट हमको उस लेवल पर देखने को मिलता है। इसमें भी हमको कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है। तो वो कैसे एजुकेशन को अपनी को कंप्लीट कर पाएगा जब पैंडेमिक जैसी स्थिति हमको सामने को देखने को मिलेगी। तीसरी बात, ये डेटा आपको गवर्नमेंट स्कूल का देखने को मिलेगा, प्राइवेट स्कूल का। 2018 में गवर्नमेंट स्कूल में 64.3% बच्चों का इनरोलमेंट था और 2019 में 65.8 है और 2021 में 70.3 देखने को मिलेगा, जबकि प्राइवेट स्कूल में डेटा इसमें कमी हमको देखने को मिली है। तो एक नजरिए से ये सही है कि पब्लिक स्कूल में, जो कि गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उसमें एनरोलमेंट बच्चों का एडमिशन का रेट बढ़ा है, जबकि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एडमिशन का रेट कम हुआ है रूरल एरिया पे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नॉट एनरोल अभी 4.6 के आसपास 2021 में हमको देखने को मिलेंगे। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। दूसरी बात, ओवरऑल एनरोलमेंट जो इस एज पे हमको देखने को मिला है 6 to 14 में 98.4% के आसपास देखने को मिला है। 15 से जो 16 ईयर की ओल्ड जो गर्ल्स हैं वो 2022 में 7.9% स्कूल में इनरोल नहीं हुई हैं। और ट्यूशन क्लासेस 1st to 7 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो 30.5% 2022 में आपको देखने को मिले हैं। तो डेटा आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेंगे, बाकी चीजें मैंने समझा दी हैं। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इसको एक थोड़ा सा डेटा याद रखेंगे, आप इसको कोड कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया ने चाइना के द्वारा हमेशा क्या किया जाता है, वाटर वार किया जाता है। चाइना के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पे हमेशा अक्सर बांध बनाए जाते हैं और भारत कहता है कि भाई साहब आप बांध नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी चाइना बनाता है। तो भारत ने चाइना के रिस्पांस में नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सुबनसिरी। आप इधर देखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से आएगी और इसकी ट्रिब्यूटरी आपको इधर देखने को मिलेगी सुबनसिरी। यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने का काम स्टार्ट किया है। चाइना इससे बोला है ये तो गलत बात है। ठीक है, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर को रिकमेंडेशन दी गई, कहा गया कि आप इस पे हाइड्रो पावर प्लांट 60,000 मेगावाट का स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसका यारलुंग जांगपो, जो कि इसको ब्रह्मपुत्र रिवर भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। और ऐसा चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पर 60,000 मेगावाट का पावर प्लांट स्टेब्लिश किया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जिसको चाइना में तिब्बत रीजन में यारलुंग जांगपो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में चाइना के भारत के द्वारा इस सुबनसिरी रिवर पर, अपर सुबनसिरी रिवर पर हाइड्रो पावर प्लांट स्टेब्लिश करने की बात की गई है। ये पावर जो प्लांट होंगे 640 मेगावाट, 710 मेगावाट और 800 मेगावाट के आसपास स्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो सही लेवल पे देखने को मिले और चाइना का भी हम टैकल कर पाए। ठीक है, तो आपको महत्वपूर्ण है क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेंगे, इसको तिब्बत रीजन में यालुंग जांगपो बोलते हैं। और यहाँ से टर्न लेती है, इधर आपको लोहित रिवर देखने को मिलेगी, दिबांग, कामेंग, मानस, रेयादाग और जलडाका। और इधर आप देखेंगे तो इसकी आपको इधर मिलेगी धनसिरी
और इधर आप देखेंगे तो इधर आपको तिस्ता रिवर देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको इधर बांग्लादेश में इसका प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी आप याद रखेंगे। दूसरा, भोपाल डिक्लेरेशन चर्चा में है क्योंकि हम G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं, उसकी प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है। तो भोपाल का ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको मिंटो हॉल बोलते हैं। यहाँ पे T20 की मीटिंग हुई, मतलब कि थिंक 20 का मतलब है कि हम वर्ल्ड वाइड के बारे में रिसर्च कैसे करें, थिंक टेक को कैसे डेवलप करें। तो इन्होंने कहा कि हमको डेवलपमेंट की बात करनी है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, और वेलफेयर की बात करनी है तो हर एक सोसाइटी के मेंबर को जीडीपी में अगर बढ़ती है हमारी जीडीपी तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमें अगर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो वुमेन के द्वारा वो लैड होना चाहिए, और नॉर्थ और साउथ का जो ब्रिज है उसको हमें गैप को फिल करना चाहिए, और ट्रेडिशन मेडिस सिस्टम आयुष पे काम करना चाहिए। और ये क्या हो, T20 की मीटिंग कहाँ हुई, भोपाल में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भोपाल डिक्लेरेशन किससे संबंधित है तो आप बता देंगे T20, आई थिंक G20 से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, न्यू टैंक जो कि यूक्रेन को अभी बाहर चली रहा है, अभी थोड़ा सा कम लेवल पे हमको देखने को मिलेगा, रसिया और यूक्रेन के मध्य आपको देखने को मिलेगा। तो जर्मनी ने कुछ टैंक हैं जिसको मॉडर्न लियोपोल्ड 2 टैंक बोलते हैं, इनको यूक्रेन को सेंड करने की बात की है। कुछ अदर नेम है चैलेंजर 2, M1 अब्राम, और MX-10RC जो कि फ्रांस से संबंधित है, यूएस से संबंधित है, यूके से संबंधित है, और ये आपको जर्मनी से संबंधित देखने को मिलेगा। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। यूक्रेन और रसिया से संबंधित आपको कुछ रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, डोनेत्स्क देखने को मिलेगा, इधर आपको लुहांस्क रीजन देखने को मिलेगा। तो ये रीजन क्या है, विवादित है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे इंटीग्रेशन भी रसिया के द्वारा कर लिया गया है। तो इन लोकेशंस को आप याद रखेंगे, ब्लैक सी के लोकेशन से आप याद रखेंगे। कमेंट करके आप बताएंगे कि ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्री की बॉर्डर लगते हैं, क्योंकि यहाँ से ये रीजन महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात ग्रेटर स्केप चर्चा में है। मणिपुर में आपको केवलो लामझाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, केवला लामझाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वहां पे आपको डांसिंग डियर देखने को मिलेगा। और 90 साल के बाद यहाँ पे ग्रेटर स्क्वेप को देखने को मिला है, जैसे आपको इस पक्षी को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है, ये आपको आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा, और ये कोस्टल टुंड्रा में आपको इसको देख सकते हैं। ये फैमिली ऑफ एंटीटाइड से देखने को मिलेगा, इसका आईयूसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न में देखने को मिलेगा। और ये आप यहाँ इधर आप देखेंगे लोकटक, केवलो लामझाओ, ये लेक है। और ये डांसिंग डियर ये क्या है, एक फुमडी से लेकर इस फुमडी पे जंप करता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डांसिंग डियर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस वर्ड का नाम याद रखेंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो चर्चा में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, कोलिशन है। ग्लोबल इकोनॉमी को नेट जीरो लेवल पे कम करने की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशंस की बात करते हैं, ताकि हम नेट जीरो को टारगेट को अचीव कर सकें। इसको यूएन स्पेशल इन्वॉय क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस के द्वारा और COP26 के दौरान इसको स्टेब्लिश करने की बात की गई 2021 में, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात कर सकें। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। किससे संबंधित है तो आप बता देंगे UNCCC से संबंधित है, और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के काम करते हैं, नेट जीरो को टारगेट को अचीव करने की दिशा में। दूसरा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम चर्चा में है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफाई किया है, ताकि हम एक्सपोर्ट जो ऑब्लिगेशंस हैं इसके माध्यम से हम पूरा कर सकें। इसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। और जो ड्यूटी से संबंधित जो एग्जाम्पशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के माध्यम से मैन्युफैक्चरर को दी जाएंगे, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ताकि उनको डीटी पे उनको रिलीफ हो सके, और सारा काम इसको ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम को आप याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बन सकता है। दूसरा, स्पॉइल्ड बिल्ड ईगल ऑल चर्चा में है। स्पॉइल्ड बिल्ड ईगल क्या है,
ये आपको शेषाचलम फॉरेस्ट में देखने को मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, प्रेडेटरी बर्ड है, और इसका आयुषन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। दूसरा, डायनासोर एक्स मिले हैं आपको। ये एक्स फॉजिल्स डायनासोर एक्स आपको देखने को मिले हैं। 256 न्यूली आपको डिस्कस हुए नर्मदा वैली में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। इससे पहले आपको हमको मध्य प्रदेश में 2017 से 20 के मध्य एक्स हमको देखने को मिले। डिस्कवरी की बात करें तो टाइटनोसॉर, ये शब्द आप याद रखिएगा। ये जो एक्स हमको देखने को मिले, ये वर्ड के टाइप हैं, वर्ड के समान है। किस टाइप से? वर्ड के समान हमको देखने को मिले, और इनका जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रेट है जस्ट लाइक वर्ड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। कहां मिले? इस रीजन्स में देखने को मिले। जबलपुर अपर में देखने को मिले, बेलासिनोर लोअर में देखने को मिले, और जो कि सेडिमेंट्री रॉक है उसके माध्यम से डायनासोर फॉजिल्स हमको देखने को मिले। कुल मिलाकर आप याद रखेंगे तो नर्मदा वैली में आपको ये फ्लावर, ये मतलब कि ये डायनासोर एक्स हमको देखने को मिले। अब प्रश्न पूछने की बात करेंगे तो एक बार ये चर्चा में था डेनिसोवन। तो डेनिसोवन क्या था? एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज थी। इनकी इस 2017 में चर्चा में थी। साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की थी, इसलिए प्रश्न आ गया था। तो आपको एक शब्द याद रखना है, क्या? टाइटनोसॉर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी में। दूसरा, यमन चर्चा में है, तो यमन आपको इधर देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी आपको सना देखने को मिलेगी। ये अदन देखने को मिलेगा, अदन देखने को मिलेगा। इसको अदन की खाड़ी भी बोलते हैं, बाबा अलबंदेब भी बोलते हैं। इधर आपको इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया देखने को मिलेगा। इधर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। इसको गल्फ ऑफ अदन भी बोलते हैं, अरेबियन सी है। ठीक है, यमन और सऊदी अरेबिया के मध्य हमको विवाद डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और इसकी कुछ लोकेशन से आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।